दोस्तों ये बात तो सच है कि इस दुनिया में मौजूद प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हमें हमारे इतिहास के बारे में बताती हैं और शायद यही कारण है कि हमें ऐतिहासिक जगहों पर घूमने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास की जानकारी देने वाली हर जगह को घूमने में मजा ही आता हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी खौफनाक ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। द सैंडी बॉर्ग मैसेकर। 2018 में पुरातत्वविदों को स्वीडन के दक्षिण पूर्व आइलैंड में सैंडी गांव में स्टोन रिंग फोर्ट में 250 लोगों के शव मिले, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। छानबीन करने पर उन्होंने पाया कि प्रत्येक शव पर हिंसक मौत केवल संकेत प्राप्त हुए हैं, जैसे उन्हें तलवार या चाकू से मारा गया है। दोस्तों, सैंडी बॉर्ग का यह किला अब एक शापित किला माना जाता है, क्योंकि एक जगह इतने सारे कंकालों का मिलना कोई आम बात नहीं है, और जब उनकी हत्या इतनी क्रूरता से की गई हो। शोधकर्ताओं का कहना है कि किसी भी कंकाल के चेहरे पर रक्षात्मक घाव नहीं थे, जिससे अनुमान लगाया गया कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया था और उनके पास भागने या अपने हमलावरों से लड़ने का समय नहीं था। और इन शव के पास आग में खाना पकाने वाले बर्तन और अनाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि हो सकता है यह हमला किसी समुद्री लुटेरों ने किया हो या फिर डाकुओं में, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि यह नरसंहार 1500 साल पहले किसी राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि उस समय पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसने यूरोप के व्यापार में स्थिरता ला दी थी। द डॉग ममीज ऑफ पेरू। दोस्तों, आज ये आम बात है कि लोग अपने पालतू जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन लोग भी अपने पशु साथियों को उतना ही प्यार करते थे जितना कि आज हम करते हैं। और इस बात का पता 2006 में पेरू में हुई इस खोज से लगाया जा सकता है। दरअसल पेरू के दक्षिणी तट पर मोकेगुआ क्षेत्र के इलो जिले में पनपी चिरबाया संस्कृति की 42 मानव मम्मियों के बगल में कुत्तों को भी कब्रिस्तानों में दफन पाया गया था। उन्होंने अपने पालतू कुत्तों को भोजन और कंबल के साथ दफनाया, जो उनके प्रति सम्मान देने का एक प्रतीक है। ये कुत्ते अपनी शिकार क्षमताओं की खोज के लिए जाने जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि 2012 में फिर से एक पुरातत्वविद को लीमा चिड़ियाघर में 100 से अधिक कुत्तों के अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि ये प्रथा शुरू में अधिक व्यापक थी। कुछ कुत्तों को इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था कि अभी भी उनकी त्वचा और बाल थे और उन्हें दफनाने के पहले वस्त्रों में लपेटा गया था। इन कुत्तों को देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त आज ही नहीं, बल्कि लगभग सभी सभ्यताओं की शुरुआत से ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। बल्गेरियन ब्राइड्स। जर्मनी के बावरिया नामक जगह पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कब्रों से कई लंबे स्कल बरामद किए गए, जिनके बारे में माना जाता है कि ये लोग बहुत दूर से इस क्षेत्र में आए होंगे। और जिस कब्र में इन स्कल्स की खोज की गई थी, वो कब्र कहीं और नहीं बल्कि किसानों की बस्तियों के पास ही मौजूद थी। वैज्ञानिकों के अनुसार इन छोटे समुदायों में मुख्य रूप से नीली आंखों, सुनहरे बालों और पीली त्वचा वाले लोग रहते थे। फिर भी लंबे स्कल के डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें महिलाओं की एक छोटी संख्या भी मौजूद थी, जिनमें काले बाल, काली आंखें और बहुत गहरी त्वचा वाली महिलाएं भी थी। ऐसा माना जाता है कि ये विदेशी, जिनके स्कल स्थानीय लोगों की तुलना में काफी लंबे थे, वो बाद में रोमानिया और बुल्गारिया की संधि दुल्हन बन गई थी। और राजनीतिक गठबंधन के सुधार के लिए लंबे सिर वाली महिलाओं को बावेरियन समुदायों के नेताओं से शादी करने के लिए भेज दिया गया था। चौंका देने वाली बात यह है कि इन विशेष लंबे स्कल को 6 दक्षिणी जर्मन शहरों में नियमित स्कल्स के साथ खोजा गया था। बाद में वैज्ञानिकों ने कब्रों में सामान्य स्कल वाले लोगों के डीएनए को देखा, जो कि लंबे स्कल के डीएनए से काफी अलग थे, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने अनुमान लगाया कि महिलाओं को जर्मनी में पत्नियों के रूप में भेज दिया गया होगा, क्योंकि लंबे सिर वाले कोई पुरुष साथ में नहीं पाए गए थे। पाराकस स्कल्स। 1920s में जूलियो टेलो नामक एक पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने पेरू के पाराकस रीजन में सैकड़ों ऐसे स्कल्स की खोज कर डाली, जिन्हें देखकर जूलियो टेलो समेत सभी दंग रह गए, क्योंकि इन स्कल्स का आकार इंसानों के स्कल से काफी अलग कोन शेप का था, जिसे देखकर बहुत से लोगों ने यह दावा भी किया कि ये स्कल किसी इंसान के नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले दफनाए गए किसी एलियन के हैं। और उनका ये दावा स्कल का साइज और आई सॉकेट को देखकर सही साबित भी हो रहा था, क्योंकि लंबा स्कल और बड़े बड़े आई सॉकेट किसी आम इंसान के तो नहीं हो सकते थे। हालांकि बाद में ये सारे एजम्पशंस गलत साबित हुए और आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि ये किसी एलियन के स्कल्स नहीं बल्कि इंसान के हैं। मेलिसा एस मर्फी, जो कि एंथ्रोपोलॉजी की एक मशहूर प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि स्कल के इस अजीब और लंबे आकार की वजह क्रेनियल डिफॉर्मिटीज हैं। मर्फी का कहना है कि इन लोगों द्वारा स्कल के चारों तरफ कुछ बाइंडिंग्स लपेटी जाती थी, जो कि कपड़े, बैंड और लकड़ी के कठोर टुकड़ों के भी हो सकते थे, जिस वजह से क्रेनियल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती हैं।
मर्फी का दावा है कि प्री हिस्पैनिक लोग पेरू के साउथ कोस्ट के लोगों के साथ क्रेनियल डिफॉर्मेशन की इस प्रैक्टिस में शामिल थे। मर्फी समेत कई वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट भी काफी रिसर्च के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि ये स्कल आम इंसान के ही हैं, जो क्रेनियल डिफॉर्मिटीज के कारण कोन आकार के हो गए और स्कल के बड़े और लंबे होने की वजह से आई सॉकेट का आकार इतना बड़ा हो गया। एटाकामा एलियन स्केलेटन। आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ एटाकामा डेजर्ट में खोजा गया एक कंकाल लगा जिसका कद सिर्फ 6 इंच लंबा था, जिसे देखकर बहुत लोगों ने अनुमान लगाया कि ये कोई एलियन का अवशेष है और हजारों साल पहले यहाँ एलियन आया करते होंगे। इस छोटे और विचित्र कंकाल के बारे में सुनकर इसे स्पेन के एक बिजनेसमैन द्वारा खरीद लिया गया। हालांकि बाद में कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों द्वारा साबित कर लिया गया कि ये कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ एलियन नहीं है, बल्कि ये छोटा कंकाल एक लड़की का है जो कि या तो पैदा होने वाली थी या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई होगी। वैज्ञानिकों ने जब गहराई में अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि इस लड़की की मौत की वजह का कारण और उसके छोटे कद का कारण एक ही है। ये लड़की कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया समेत बहुत सी बीमारियों से ग्रसित थी, जिसकी वजह से उसका कद आम इंसानों से काफी छोटा था और बाद में यही बीमारियां उसकी मौत का कारण भी बन गई। पॉइंटी स्कल्स इन क्रोएशिया। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा क्रोएशिया के पूर्व में मौजूद हर्मनोव वेनोग्रेड नामक स्थल पर हाल ही में खुदाई के दौरान 3 किशोर लड़कों के अवशेष खोजे गए, जिसमें से 2 लड़कों के सिर लंबे और नुकीले पाए गए। इस मामले की खोजकर्ता मारियो कोवेक ने उन लड़कों के डीएनए पर काफी अध्ययन किया और नतीजे पर पहुंची कि ये तीनों किशोर बालकों का एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं है और इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये तीनों दुनिया के अलग अलग कोने से आए हैं। हजारों साल पहले लगभग 300 से 700 साल के बीच में लोगों द्वारा आर्टिफिशियल क्रेनिशियल डिफॉर्मेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें ये प्राचीन माया से लेकर मंगोलिया के हुणों तक दुनिया भर की संस्कृतियों में पाया जाता था और ये अभी भी कुछ क्षेत्रों में बहुत हाल तक किया जा रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा विचित्र है। माना जाता है लोग अपने सिर को लंबा और नुकीला करके अपनी संस्कृति को दर्शाते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस किशोर बालक का सिर लंबा नहीं था वो वेस्टर्न यूरेशिया से संबंध रखता होगा और जिस बालक का सिर थोड़ा कम लंबा है वो पूर्व दिशा में स्थित किसी इलाके से संबंध रखने वाला होगा, जबकि बालक जिसका सिर बहुत लंबा है वो निश्चित ही पूर्व एशिया से संबंध रखने वाला होगा, यानी जापान या कोरिया का निवासी हुआ करता होगा। द मैंगबेटू पीपल। दोस्तों, एलोंगेटेड स्कल का उदाहरण सुनकर हमारे दिमाग में यही आता है कि ये संस्कृति और ये सिर को लंबा करने की परंपरा हजारों साल पहले ही हुआ करती होगी, पर मैं आपको बता दूं कि ये तकनीक लोगों द्वारा हाल ही में कुछ समय पहले तक ही की जा रही थी। सेंट्रल अफ्रीका के मैंगबेटू पीपल अपने लंबे कोन आकार के सिर के कारण सबसे अलग ही दिखते हैं और ये मैंगबेटू पीपल जीता जागता सबूत है उन कंकाल या उन स्कल्स का जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा मैक्सिको, चाइना और यूरोप से खोजे गए थे। मैंगबेटू पीपल साबित करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजे गए स्कल किसी एलियन के नहीं बल्कि इंसानों के ही थे। मैंगबेटू पीपल के लिए अपने सिर का आकार लंबा करना एक सांस्कृतिक परंपरा थी, जिसमें बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद ही उसका सिर एक कपड़े से टाइट लपेट दिया जाता था और ये कपड़े को तब तक सिर पर बांध के रखा जाता था जब तक उसका सिर मन मुताबिक आकार ना ले ले। इस प्रक्रिया में काफी साल लग जाते हैं। ये प्रथा 1950 के दशक तक समाप्त नहीं हुई। जब यूरोपीय लोग आए, बेल्जियम ने इन कांगों पर अधिकार कर लिया और इस प्रथा को बार्बरिक के रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद सरकार ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। एंशिएंट चाइनीज स्कल रीशेपिंग। नॉर्थ चाइना में मौजूद होटोमोगा साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा कुछ ऐसे स्कल्स खोजे गए जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आर्कियोलॉजिस्ट को एक रिसर्च के दौरान कुछ ऐसे बच्चों के स्कल्स मिले जिन्हें लोगों द्वारा अलग आकार दिया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इस रिसर्च में 1 या 2 नहीं बल्कि 11 मॉडिफाइड स्कल्स जिनका ब्रेन केस बहुत लंबा और सिर के आगे और पीछे का आकार चपटा था। इसके अलावा 14 अनमॉडिफाइड स्केलेटन्स भी खोजे गए, जिस पर वैज्ञानिकों के अध्ययन के बाद कुछ ऐसा सामने आया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि उस समय के लोग हाल ही में पैदा हुए शिशु का सिर दोनों साइड से अपने हाथों से दबाया करते थे। इसके अलावा कई बार वो लकड़ी के बोर्ड और कपड़े का इस्तेमाल भी किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि उन 11 कंकालों में 1 आदमी का कंकाल था, 4 कंकाल औरतों के थे, जबकि उसमें 6 कंकाल बच्चों के भी मौजूद थे। अब सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कुछ कंकाल के अवशेष 12,000 साल पुराने सेडिमेंट्री रॉक से खोजे गए, यानी ये क्रेनियल डिफॉर्मेशन की प्रक्रिया मानवता की शुरुआत से ही चली आ रही है। डिफॉर्म्ड स्कल्स इन हंगरी। हंगरी में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान खोजा गया, जहां से उन्होंने 5वीं शताब्दी के समय रहने वाले लगभग 96 लोगों के कंकाल खोज निकाले, जिसमें से 51 कंकाल ऐसे थे जिनके स्कल लंबे थे।
यही वजह है कि ये कब्रिस्तान सेंट्रल यूरोप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, क्योंकि यहाँ भिन्न प्रकार और आकार के स्कल मौजूद थे। दोस्तों, इस ग्रेवयार्ड की विशेषता ये थी कि यहाँ 3 पीढ़ियों के स्कल्स मौजूद थे और ये 3 व्यक्ति भी अलग अलग समुदाय से संबंध रखने वाले थे। यहाँ दफन किए गए पहले लोग निश्चित रूप से रोमन थे, जिनकी कब्र के आसपास ईंट लगी हुई थी और उनकी कब्र काफी साफ सुथरी थी। दूसरे समुदाय के लोग रोमन्स के बाद दफनाए गए होंगे, जिनके स्कल बहुत लंबे आकार के थे। वाइकिंग आर्टिफैक्ट्स इन नॉर्वे। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को नॉर्वे की कब्र में एक महिला के साथ कुछ ऐसा मिला जो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल 2020 आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कब्र में एक महिला का शव मिला, जिसने वाइकिंग एज के कपड़े पहने हुए थे। और इस डेलिकेट डिजाइन वाले ऊनी कपड़े के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 1000 साल पुराना है। हालांकि इससे पहले भी डेनमार्क की कई कब्रों में वाइकिंग्स के कपड़े मिल चुके हैं, लेकिन नॉर्वे में ये पहली बार था। और फिर इस पर स्टडी करने के बाद उन्होंने पाया कि ये महिला एक समृद्ध आरामदायक जीवन जीती थी, इसलिए इसे कब्र में जाने से पहले पूरी तरह सजाया गया था। इसको लोब्रेड ब्रॉच और मोतियों की माला के साथ दफनाया गया था और उसके कपड़े भी राजशाही थे। टोकेटो वास्को वॉटिव। आजकल होटल्स में स्विमिंग पूल होना बहुत आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भी लोग स्विमिंग पूल में नहाया करते थे? दरअसल 2005 में आर्कियोलॉजिस्ट को इटालियन हिल साइड पर एक ऐसा वुडन स्ट्रक्चर मिला जिसके बारे में ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर ये है क्या और इसे क्यों बनाया गया था। और लगातार 16 साल तक इस पर स्टडी करने के बाद पता लगा कि ये स्ट्रक्चर 3400 साल पुराना ब्रॉन्ज एज का है, जिसे एक ओक ट्री की लकड़ी से बनाया गया था और इसका साइज एक स्विमिंग पूल के बराबर था। वैसे दोस्तों, उस समय लकड़ी का इतना अच्छा और बड़ा स्ट्रक्चर बनाना कोई मामूली बात नहीं थी और यही बात इसे इतना खास बनाती है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस समय इसे स्विमिंग पूल की तरह नहाने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि कुछ सुपरनैचुरल वाटर रिचुअल्स के लिए बनाया गया था। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। ऑटिन्यू मैन। दोस्तों, साइरियन कोस्ट के युगारिट में 3200 साल पहले एक घर में एक आदमी रहा करता था जिसे ऑटिन्यू मैन के नाम से जाना जाता है, जो अपने युग के बड़े व्यापारियों में से एक था और ये असीरिया, बैरूट और इजिप्ट के शासकों के लिए काम किया करता था। और ये सभी जानकारी आर्कियोलॉजिस्ट को ऑटिन्यू के घर से प्राप्त बेक्ड क्ले टैबलेट से पता लगी है और वहां मिले ज्यादातर डॉक्यूमेंट से कॉपर और वुड को सीरियन इंटीरियर को एक्सपोर्ट करने और अन्य कुछ सामान को इजिप्ट और साइप्रस से इंपोर्ट करने की बात पता चलती है। और इस सब से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि ऑटिन्यू युगारिट के राजा के लिए काम किया करता था। वैसे ऑटिन्यू के घर से मिले डॉक्यूमेंट से सन 1185 में पड़े अकाल और सूखे के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिससे निपटने के लिए युगारिट के राजा ने आसपास के क्षेत्रों से मदद मांगी थी। दोस्तों, अगर ये बात सच है तो ये कहना गलत नहीं है कि 3200 साल पहले भी फॉरेन एड और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की अवधारणा तब भी मौजूद थी। स्टोन एज एक्स। आज के समय में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा स्टोन एज के समय का सामान खोज निकालना एक आम बात होती जा रही है, लेकिन स्टोन एज की एक कुल्हाड़ी जिसका लकड़ी का हैंडल अभी तक सही अवस्था में हो, ये एक बड़ी डिस्कवरी में से एक है, क्योंकि लकड़ी समय के साथ खराब हो जाती है। और ऐसी ही एक 5500 साल पुरानी लकड़ी की एक कुल्हाड़ी नवंबर 2019 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान डेनमार्क के लालालैंड आइलैंड से मिली है और जहां ये एक्स मिला है वो जगह पानी में डूबी हुई थी और ये कुल्हाड़ी समुद्र तल के नीचे से प्राप्त हुई है, जहां मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है और शायद यही कारण है कि अभी तक अपनी सही अवस्था में मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ वुडन स्टेक्स, बोज और पैडल्स भी मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इस रास्ते से व्यापार किया जाता था। पोलैंड रोड। दोस्तों, पोलैंड में जून 2021 में रोड बनाते समय वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जो काफी चौंकाने वाला था। दरअसल पोलैंड के एक टाउन यारोस्लाव में जब वर्कर्स रोड बना रहे थे तो उन्हें काम करते वक्त एक बहुत प्राचीन रोड मिली जो लगभग 18वीं सदी की थी, जिसे उस समय के लोगों ने हाथ से बनाया था। वैसे दोस्तों, उस समय इस रोड को किसी ड्यूरेबल मटेरियल से नहीं बल्कि लकड़ी से बनाया गया था और इसके ऊपर घोड़ों द्वारा खींची गई गाड़ी के निशान हैं, जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये रोड ज्यादा उपयोग नहीं की जाती थी और शायद इसका निर्माण भी पूरा नहीं किया गया था, क्योंकि वर्कर्स को यहाँ सिर्फ 100 फुट लंबी सड़क मिली थी और फिर बाद में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा छानबीन करने पर आसपास कुछ और सड़क के टुकड़े मिले हैं, लेकिन इसका कोई संकेत अभी तक नहीं मिला है कि ये अलग अलग खंड कभी जुड़े हुए थे। ज्यूरिच ओपेरा हाउस। आजकल स्मोकिंग करना और ड्रग्स का सेवन करना एक फैशन बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भी लोग अफीम का नशा किया करते थे। दरअसल स्विट्जरलैंड के बड़े शहरों में से एक ज्यूरिख सिटी प्राचीन समय में एक खेत के समान हुआ करती थी और इस बात के सबूत अंडरग्राउंड ओपेरा हाउस से मिले हैं। यहाँ 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं
जिससे पता चला है कि इंसानों द्वारा यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन अफीम की खेती की जाती थी और वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ मिले अफीम के बीज लगभग 7,500 साल पुराने हैं और इनमें से 87% बीज एक प्रकार के घरेलू खसखस के दाने जैसे हैं, जिससे पता लगता है कि शायद एंशिएंट ज्यूरिक ह्यूमन स्मोकिंग और अफीम का सेवन करते थे या फिर इसे दवाई में और दलिये के जैसे खाने के लिए उपयोग में लाते थे। एंशिएंट प्री वाइकिंग वॉरियर्स ऑफ स्कैंडिनेविया। दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट को 7 सेंचुरीज की कब्रों में कुछ ऐसा मिला जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि प्राचीन समय में भी लोग मरने के बाद नरक और स्वर्ग जाने जैसी यात्रा में विश्वास करते थे। दरअसल हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने स्वीडन के वाल्सगार्ड रीजन में कुछ कब्रों की स्टडी की, जिसमें उन्हें पता लगा कि ये कब्र 7th और 8th सेंचुरीज की हैं और इनमें दफन लोग स्कैंडिनेविया के वाइकिंग वॉरियर्स हुआ करते थे और मरने के बाद इनको यहाँ दफना दिया गया। और हैरानी की बात तो ये है कि इन योद्धाओं को आराम करने के लिए जिन बिस्तरों पर रखा गया था वो पंखों से बनाया गया था और ये कोई संयोग नहीं है कि ये पंख बतख के थे, क्योंकि अन्य पक्षियों के मुकाबले बतख के पंख सबसे अच्छे होते हैं और 7th सेंचुरी के लोगों के अनुसार बतख के पंख मरने के बाद होने वाली यात्रा में रुकावट ना बनकर उसको और तेज कर देते हैं। एंशिएंट पोलो गेम। चीन में मौजूद कब्र में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर सभी हैरान हैं। दरअसल अक्टूबर 2020 में नॉर्थ वेस्ट चाइना की टर्फन यांगहाई कब्र में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक के रिसर्चर को 2900 साल पुरानी पोलो गेम की 3 लेदर की बॉल्स मिली हैं, जो एशिया और यूरोप की सबसे पुरानी लेदर की बॉल्स हैं। वैसे इन कब्रों में कुछ इंसानों को भी दफनाया गया और इनके साथ कॉम्पोजिट बो, कर्व्ड स्टिक और घुड़सवारी करते समय पहने जाने वाली ट्राउजर भी मिली है, जिससे यह साबित होता है कि एंशिएंट समय में चीन में पोलो गेम खेला जाता था। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उस समय ये गेम मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी तक ये बात साबित नहीं हुई है। गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। दोस्तों, आजकल महिलाओं के लिए बाजार में बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि 2000 साल पहले भी महिलाएं सुंदर ज्वेलरी पहनने की शौकीन हुआ करती थी। दरअसल अक्टूबर 2020 में हुई एक खोज से पता चला है कि पोलैंड में 2000 साल पहले गॉथ्स द्वारा ज्वेलरी बनाई जाती थी, जो रोमन द्वारा बनाई गई ज्वेलरी से ज्यादा बेहतर हुआ करती थी। दोस्तों, वॉर्सोस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड इथनोलॉजी को हाल ही में वैक्लिशा के पॉलिश विलेज में 1st सेंचुरी की कुछ कब्रों में सिल्वर ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मेटल से बने हैं और उनमें से ज्यादातर ज्वेलरी नई डिजाइन की मॉडर्न सिल्वर ज्वेलरी को टक्कर दे रहे हैं। क्रेमेशन पायर पिट। पिछले कई वर्षों में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई खोज में प्राचीन लोगों द्वारा जहाजों में दफनाने, समुद्र में डिस्पोज करने से लेकर मम्मीफिकेशन तक सब कुछ मिला है, मगर आज के मनुष्य द्वारा क्रेमेशन यानी कि दाह संस्कार करने जैसा कुछ नहीं मिला था। लेकिन अभी अगस्त 2020 में इजराइल में क्रेमेशन पायर पिट के अंदर 9000 साल पहले हुए एक दाह संस्कार के अवशेष मिले हैं, जो किसी युवा व्यक्ति के हैं। साथ ही इस पिट में 355 जले हुए हड्डी के टुकड़े मिले हैं, जिनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पिट में 700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा होगा और इस व्यक्ति को सेटिंग पोजीशन में यहाँ रखा गया और उसके चारों तरफ सजावट के लिए या फिर जले हुए मांस की गंध को कम करने के लिए फूलों के पौधे लगा दिए गए थे। द एलीट कोयागुआ। पेरू में मौजूद प्री इनका सोसाइटी से लिए गए 210 स्कल्स का वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन किया गया, जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रेनियल डिफॉर्मेशन में लंबा समय लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इनका के आने से 300 साल पहले साउथ अमेरिका में मौजूद समाज के सबसे ज्यादा एलीट मेंबर्स का सिर आंसू की बूंद की आकार का हुआ करता था। हालांकि कोलागुआ सभ्यता के प्रमुख सदस्य भी इलोंगेटेड स्कल्स को ही महत्व दिया करते थे। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के बायो आर्कियोलॉजिस्ट मैथ्यू वेलास्को का कहना है कि उस समय के उच्च रैंकिंग वाली आबादी के पास लंबे और संकीर्ण स्कल हुआ करते थे। स्कल्स एट द हाल्स सैफलियानी हाइपोजियम। आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा माल्टा में मौजूद हाल सैफलियानी हाइपोजियम नामक जगह पर लंबी आकार के बहुत से स्कल्स खोजे गए। हालांकि आप शायद ही जानते होंगे कि यह दुनिया का सबसे पुराना अंडरग्राउंड टेम्पल और नेक्रोपोलिस है, जो कि 5000 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों, इस मंदिर में इन स्कल्स की खोज सन 1902 में हो चुकी थी, जबकि नेशनल ज्योग्राफी ने इसकी खबर 1920 में लोगों तक पहुंचाई। नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार ये लंबे सिर वाले लोग प्राचीन मिस्रवासी हो सकते हैं, जो कि बाद में माल्टा और सिसिली में जाकर बस गए होंगे। हालांकि नेशनल ज्योग्राफी ने इनके सिर के लंबे आकार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके सिर का आकार भी क्रेनियल डिफॉर्मिटीज का ही नतीजा था। सामेशियन स्कल्स। क्राइमिया में मौजूद एक कब्र में 5 लोगों के कंकाल खोजे गए, जिनका सिर काफी लंबा था। माना जाता है कि ये कंकाल 2000 साल पहले के हैं, जिस समय सामेशियन स्कल्पचर्स हुआ करते थे। हालांकि इसके क्रेनियल डिफॉर्मेशन का तरीका बाकियों से काफी अलग था। अगर महिलाओं की बात करें तो अपने सिर को लंबा और पीछे से नैरो करना पसंद करती थी
और माना जाता था कि महिलाएं जिनका सिर लंबा और नुकीला है वो उन महिलाओं से ज्यादा खूबसूरत है जिनके सिर का आकार सामान्य है। और अगर पुरुषों की बात करें तो माना जाता था कि मॉडिफाइड स्कल वाले पुरुष ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि उनके द्वारा खोजी गई कब्र में सबसे ऊपर एक औरत है जो कि अपने चेस्ट पर एक बच्चे को लिए हुए है और नीचे के 3 पुरुष हैं। हालांकि ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। ये किसी युद्ध में पीड़ित लोग हैं या फिर किसी बीमारी का शिकार। द हॉन्टेड फॉरेस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। ट्रांसिल्वेनिया सबसे डरावनी जगहों में से एक है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ का जंगल भूतों और असामान्य विचित्र घटनाओं से भरा पड़ा है और स्थानीय लोग भी इस जंगल में जाने से डरते हैं। साथ ही ट्रांसिल्वेनिया के बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ शैतान और यहाँ तक कि एलियंस भी रहते हैं। 1960 के दशक में यह जंगल अधिक लोकप्रिय और चर्चित हो गया जब जीव विज्ञानी अलेक्जेंडर ने जंगल के ऊपर बादलों में उड़ने वाली एक वस्तु की एक तस्वीर ली और इसके बाद लगातार कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी, जैसे इस जंगल में एक चरवाहा और उसकी 200 भेड़ गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। इसके बाद एक महिला भी यहाँ से गायब हो गई थी जो ठीक 5 साल बाद उन्हीं कपड़ों में वापस मिली जिसे पहनकर गायब हुई थी और उसकी उम्र भी उतनी थी जितनी 5 साल पहले थी। ये सब कोई चमत्कार ही लगता है। यहाँ लोगों के जाने पर उन्हें मतली, तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायत हो जाती है और अध्ययन से पता चला है कि इस जंगल की भूमि में सामान्य से अधिक प्राकृतिक यूरेनियम पाया जाता है जिसके कारण ऐसा होता है। दोस्तों, यहाँ के पेड़ भी रहस्यमय हैं। वो एक घुमावदार सर्पल पैटर्न को विकसित करते हैं और ऐसा दक्षिणावर्त दिशा में ही करते हैं जिसे देखने पर किसी अलौकिक शक्ति के होने का एहसास होता है। यहाँ की मिट्टी का परीक्षण किया गया था लेकिन ऐसी कोई विसंगति नहीं पाई गई है जो इन वनस्पति के ऐसे विकसित होने का कारण बता सके। यह जंगल पृथ्वी पर सबसे अजीब पैरानॉर्मल साइट्स में से एक बना हुआ है जिसका रहस्य सुलझाने की कोशिश जारी है। लीप कासल, आयरलैंड। आयरलैंड डरावना दर्रे और खूबसूरत महलों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ महल कुछ सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। कहते हैं कि इस जगह का काफी डरावना और क्रूर इतिहास रहा है। 1500 के दशक की शुरुआत में ये महल मूल रूप से हिंसक और घातक ओ कैरोल कबीले के स्वामित्व में था और कई पीढ़ियों द्वारा यहाँ पुत्र द्वारा पिता की हत्या करके शासन किया गया। कहते हैं कि यहाँ पूरी बटालियनों ने अपनी जान गंवा दी और परिवार के सदस्यों की उसी परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई। फिर इस मामले पर नियंत्रण के लिए ही लड़ाई ने इसे ऐसा डरावना रूप दे दिया और 1600 के दशक में सैकड़ों लीप कासल डार्बी परिवार की देखभाल में आया और कुछ समय बाद इस महल की शक्ति फिर से पिता से पुत्र के पास चली गई। डार्बी परिवार के बाद रयान परिवार ने महल में रहने का गढ़ बना लिया और फिर 1922 में ब्रिटिश ताज के दौरान स्थानीय लोगों की गुस्साई भीड़ ने इसे जलाने की कोशिश भी की। इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि महल शापित था। इसमें भूतों के कई मामले भी सामने आए हैं। यहाँ के भटकते हुए गलियारे और अंतहीन तोरण द्वार और मैदान सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ के मुख्य हॉल में 2 युवा लड़कियों के भूत भी देखे गए हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस डरावने किले की यात्रा करना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। पांगा या साइडी केव। अफ्रीका को व्यापक रूप से हमारी प्रजातियों के जन्म का महाद्वीप माना जाता है, लेकिन आधुनिक मानव के शुरुआती घर होने के बावजूद अफ्रीका में दफनाने के शुरुआती साक्ष्य दुर्लभ और अक्सर अस्पष्ट होते हैं और इनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। वैज्ञानिकों ने अफ्रीका में सबसे पुराना मानव दफन पाया है। ये साइट 78,000 साल पुरानी है और इसे पांगा या साइडी नाम से जाना जाता है और इस गुफा स्थल की खोज केन्याई तट के पास की गई थी। यहाँ 3 साल की उम्र के एक बच्चे का शव गुफा के प्रवेश द्वार पर दफन पाया गया था। इस बच्चे को तकिए के सहारे सुला दिया गया था। वैज्ञानिकों ने बच्चे का निकनेम मोटो रखा है। ये बच्चा एक लचीली स्थिति में रखा गया था, यानी बच्चा अपनी दाहिनी ओर लेटा हुआ था और घुटने छाती की ओर खींचे हुए थे। बच्चे को आराम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तकिया खराब होने वाली सामग्री से बना था, जो ये दर्शाता है कि यह किसी प्रकार का अंत्येष्टि थी। कहते हैं कि इस साइट के पास रहने वाले समुदाय शिकारी संग्रहकर्ता संस्कृति से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के मृग प्रजातियों और अन्य शिकार के अवशेष पाए गए थे और ये लोग पत्थर के औजारों का इस्तेमाल खुरचने और छेद करने के लिए करते थे। ये साइट होमो सेपियंस और निएंडरथल दोनों की सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच समानताएं भी प्रदान करती हैं। द लॉस्ट सिटी ऑफ ह्यूनन ट्यूनिक। ह्यूनन ट्यूनिक एक प्राचीन शहर के खंडर हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली साइट माया है। ये बेली सिटी के पश्चिम में लगभग 80 मील की दूरी पर स्थित है, जिसकी सीमा ग्वाटेमाला से लगती है। यह पुरातात्विक स्थल ज्यादातर एल कास्टिलो के लिए जाना जाता है, जो 130 फीट लंबा है और इसी महल में स्थित है। बेलिस की यह जगह दुनिया भर के प्रेतवादी स्थानों में से दूसरी सबसे ऊंची इमारत है
और साथ ही ये जगह अदूषित, सुंदर और विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। हालांकि ये देश आश्चर्यजनक रूप से भयानक कहानियों और भयावह किंवदंतियों से भरा हुआ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पारित की गई हैं, जिनमें लाल आंखों वाले भूतिया किस्से शामिल हैं। एक समय की बात है जब एंथनी लगभग 2 लाख की आबादी वाला एक हलचल भरा शहर था, जिसे माया ने 1000 साल पहले छोड़ दिया था। और 2016 में आर्कियोलॉजिस्ट को काम करते वक्त एक मकबरा मिला, जो शासिका माया का मकबरा माना जाता है। इस मकबरे के अंदर 20 या 30 के दशक के एक वयस्क व्यक्ति के अवशेष थे। पुरातत्वविद ने ऑब्सीडियन स्नाइप्स फेसेस, जेड बीड्स और एक जैगुआर या हिरण के अवशेष भी आश्चर्यजनक रूप से पाए। द प्लेन ऑफ जार्स लाओस का हैरान करने वाला एक अजीबोगरीब और खौफनाक इलाका है, जिसे जार के मैदान के नाम से जाना जाता है, जो एक महापाषाण कालीन पुरातात्विक परिदृश्य है। इसमें ऊपरी घाटियों और जियांगखुआंग पठार के मध्य मैदान की निचली तलहटी के चारों ओर बिखरे हुए हजारों पत्थर के जार हैं। इनमें 90 से अधिक जार साइटों की पहचान की गई है और प्रत्येक साइट में 1 से 400 पत्थर के जार होते हैं। इसका वजन लगभग 30 टन है, क्योंकि अधिकांश जार में होठ के रिम होते हैं, जिससे माना जाता है कि जार मूल रूप से ढक्कन का समर्थन करते हैं और कुछ पत्थर के ढक्कन यहाँ पाए भी गए हैं। इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर ढक्कन खराब होने वाली सामग्री से बने थे। कुछ स्थलों पर जानवरों की नक्काशी के साथ पत्थर के ढक्कन पाए गए हैं और इन नक्काशियों में बंदरों, बाघों और मेंढकों को दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है। यहाँ मिले मानव अवशेष लगभग 2500 वर्ष पुराने होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1930 के दशक में जार एक प्रकार का शमशान था, जहाँ पहले शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। पहले भी खुदाई में यहाँ खोपड़ी और हड्डी के 10 टुकड़े मिल चुके थे। ये पहले से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल होने के संकेत दे रहा था। यहाँ प्राप्त शवों के साथ कोई पवित्र कलाकृतियां दबी नहीं पाई गयी, इसलिए इन व्यक्तियों को स्थिति और वो कहां से आए हैं ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। द हॉन्टिंग कनाल्स ऑफ रशिया उत्तर पश्चिमी रूस में व्हाइट सी बाल्टिक नहर का एक ठंडा इतिहास रहा है। 1930 से 1955 तक सोवियत संघ में बने गुलाम कैदियों के जबरन श्रम का उपयोग करके एक जल मार्ग बनाया गया था और रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन साबित करना चाहते थे कि देश एक औद्योगिकृत राष्ट्र था और इस नहर को केवल 20 महीने की चौंका देने वाली समय सीमा में बनाया गया था। लेकिन वहां काम करने के लिए मजबूर लोगों पर इसका असर पड़ा और समकालीन इतिहासकारों का मानना है कि नहर बनाने के दौरान 2.5 लाख लोग मारे गए होंगे, जबकि सरकार ने गुलेक्स को एक सुधारक के रूप में चित्रित करने की कोशिश की। नहर पर काम करने वालों की आधिकारिक मृत्यु दर 10% के करीब थी, जिनमें से अधिकांश लंबे समय तक काम करने से बीमार हो जाते हैं और उन्हें नहर के किनारे खाई में फेंक दिया गया। ये नहर 141 मील तक चलती है और इसे व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था, जिसे व्हाइट सी और आर्कटिक महासागर के बीच पारगमन में अनुमति दी जाती थी। लेकिन क्योंकि स्टालिन चाहते थे कि नहर का काम समय पर खत्म हो जाए, इसलिए नहर के उथले मसौदे के साथ कई कोनों को काट दिया गया था और इस कारण अधिकांश जहाज आज इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। एक और गुप्त सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है और इस नहर का एक समान रूप से द्रुत शीतन इतिहास है, जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और कहा जाता है कि ये स्थानीय जनजाति की महिला द्वारा शापित है और जो भी इस गहरे गंदे पानी में देखता है वो भी इस शापित स्थान के भयानक वातावरण के शिकार हो सकते हैं। टेक्सास डेजर्ट प्राडा स्टोर। दोस्तों, आपने प्राडा ब्रांड के बारे में तो सुना होगा और अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्राडा के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते भी देखा होगा। साथ ही प्राडा स्टोर या बुटीक के बारे में सुना होगा, जहां अमीर लोग अपने पैसे खर्च करके सामान खरीदते हैं। और ठीक ऐसा ही एक स्टोर प्राडा मार्फा के नाम से 2005 में माइकल एल्मग्रीन और ड्रैक्सेट द्वारा टेक्सास डेजर्ट में स्थापित किया गया और इन दोनों कलाकारों ने काम को पॉप आर्किटेक्चरल लैंड आर्ट प्रोजेक्ट के रूप में वर्णित किया। और ये प्राडा मार्फा स्टोर टेक्सास के उत्तर पश्चिम में 2.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और शहर के उत्तर पश्चिम में लगभग 42 किलोमीटर दूर है। एक बंजर रेगिस्तान के बीच में ये प्राडा स्टोर बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमें देखने पर लगता है। मतलब कि ये सिर्फ एक वास्तविक स्टोर की तरह दिखता है, जिसमें अलमारियों पर उत्पादों के साथ हैंडबैग और जूते प्रदर्शित किए जा रहे हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं है। अंदर जाने के लिए दरवाजे पर कोई हैंडल नहीं है। हालांकि पूरा होने के कुछ दिनों के बाद ही इसको लूट लिया गया और ये लगातार बर्बरता और विवाद का विषय बन गया है। फिर भी ये अभी भी पर्यटकों और यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों के लिए एक प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल के रूप में बना हुआ है। सहारा डेजर्ट। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान और दुर्गम क्षेत्र सहारा का नाम सुनते ही कुछ याद आता है तो सिर्फ धूल, आग उगलता सूरज, गर्म रेतीली हवाएं और दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं।
कुल मिलाकर जीवन के लिए असंभव परिस्थितियां, क्योंकि जहां पानी नहीं वहां जीवन भी नहीं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि 50 से 100 मिलियन वर्ष पहले सहारा मरुस्थल एक महासागर था और ये कई तरह के जीवों से भरा हुआ था। और सहारा के प्राचीन काल में हरे भरे होने का एक और प्रमाण मिलता है वहां मिले जीवाश्मों से। और यही कारण है कि आज हम रेगिस्तान में समुद्री जीवन के हजारों जीवाश्म पाते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद ने सहारा रेगिस्तान में एक कंकाल ढूंढा है, और ये कोई मामूली कंकाल नहीं है, बल्कि एक इंसान का कंकाल है जिसकी मछली जैसी पूंछ है और उसके बगल में एक विशाल समुद्री घोड़े का कंकाल भी मिला है। द डेजर्ट जायंट एरो, एरिजोना। ये संरचनाएं संयुक्त राज्य अमेरिका की लंबाई और चौड़ाई में बिखरी हुई है, जो कम से कम 17 विशाल कंक्रीट के तीर हैं। और इन्हें 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक की शुरुआत में, जब उपग्रहों और जीपीएस नहीं हुआ करते थे, तब अमेरिका पुराने एयरमेल सिस्टम में वो वाणिज्यिक पायलटों द्वारा उपयोग किए जाते थे। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा निर्मित किए गए थे। इन तीरों को नेबरिंग बीकन्स द्वारा प्रकाशित किया गया था और एक दूसरे से कम 25 मील दूर कंक्रीट के ये तीर चमकीले पीले रंग में चित्रित किए गए थे। अब इनमें से कई निशान मिट गए हैं। हालांकि कुछ को गूगल एरियल मैप पर देखा जा सकता है, लेकिन इनका रंग फीका पड़ गया है और इसके बावजूद भी कई ये निशान लोगों को मोहित करते हैं। उदाहरण के लिए सेवानिवृत्त कैलिफोर्निया युगल ब्रायन और शार्लोट स्मिथ संयुक्त राज्य अमेरिका के चारों ओर ड्राइव करते हैं और अपनी विशेषज्ञ वेबसाइट एरो अक्रॉस अमेरिका के लिए इन सभी तीरों की तस्वीरें खींचते हैं। मोएव डेजर्ट फोन बूथ, मोएव। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फोन बूथ कोई खास स्थान कैसे हो सकती है, लेकिन अगर यही फोन बूथ किसी रेगिस्तान में स्थित हो जहां कोई नहीं रहता है तो जरूर सुनने में अजीब लगेगा। ये फोन बूथ मूल रूप से 1948 में स्थापित किया गया था ताकि स्थानीय ज्वालामुखी सिंडर माइनर्स और क्षेत्र में रहने वाले अन्य लोगों को टेलीफोन सेवा प्रदान की जा सके। और इसे राज्य के अलग अलग हिस्सों के निवासियों की सेवा के लिए कैलिफोर्निया सरकार के जनादेश द्वारा रखे गए पॉलिसी स्टेशनों के नेटवर्क का हिस्सा सिंडर पीक पॉलिसी स्टेशन नाम दिया गया। और ये फोन बूथ 1957 में चर्चा का विषय बना, जब लॉस एंजलिस के एक व्यक्ति ने मोयावे रेगिस्तान के नक्शे पर एक टेलीफोन आइकन देखा और फिर इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में इसका उल्लेख किए जाने के बाद बूथ इंटरनेट सनसनी बन गया और जल्द ही अन्य लोगों ने इस बूथ पर फोन करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे लोगों ने फोन बूथ पर डेरा डालना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ विजिटर्स ने इसे अपनी ग्राफिटी से पूरी तरह ढक दिया। ईस्टर्न इजिप्ट, द डेजर्ट ब्रेथ। मिस्र के एलगोना में लाल सागर के पास स्थित ये डेजर्ट ब्रेथ 1997 में DAST आर्टेम द्वारा सहारा रेगिस्तान की रेत में खोदी गई एक असंभव रूप से विशाल भूमिकला है, जो एक विशाल लैंड आर्ट इंस्टॉलेशन है। इसमें लगभग 1 मिलियन वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करने वाले टुकड़े में 2,80,000 वर्ग फुट रेत का विस्थापन और पानी के एक बड़े केंद्रीय पूल का निर्माण किया था और इसे ट्रेंटो के इंस्टॉलेशन कलाकार, औद्योगिक डिजाइनर लिएंड्रा स्ट्राइटो और आर्किटेक्ट्स के बीच सहयोग के माध्यम से बनाया गया था। दोस्तों, ये दिखने में किसी फिल्म के सेट के जैसा लगता है और इसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं है कि ये 17 साल बाद भी मौजूद है और उन्होंने वास्तव में सुंदरता की एक साइट बनाई है। हालांकि इसे देखकर ये सवाल सभी के दिमाग में आता है कि सभी उच्च हवाओं और गंभीर मौसम की स्थिति के बाद भी ये कलाकृति अभी तक सलामत कैसे है। द न्यू मैक्सिको डेजर्ट। एक शहरी किंवदंती थी कि अटारी ने रेगिस्तान में अवांछित वीडियो गेम का एक विशाल भंडार छोड़ दिया था। दरअसल 1983 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट पेश की और कहा कि घटती बिक्री और उपभोक्ता हित की प्रतीक्षा के कारण अमेरिकी वीडियो गेम एंड कंप्यूटर बनाने वाली अटारी कंपनी का भारी मात्रा में स्टॉक फंस गया था और उन्होंने अलामोगाडो, न्यू मैक्सिको में मैदान में बिना बिके वीडियो गेम के ट्रक लोड को दफना दिया। हालांकि इस समाचार लेख की कंपनी द्वारा कभी पुष्टि नहीं की गई और कंपनी के कुछ लोगों ने इसका खंडन भी किया और इसकी सत्यता और दायरे के बारे में संदेह होने के कारण इसे अक्सर शहरी किंवदंती के रूप में खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 2014 में फ्यूल इंडस्ट्रीज और माइक्रोसॉफ्ट ने साइट की खुदाई करने के लिए न्यू मैक्सिको सरकार के साथ काम किया और 26 अप्रैल 2014 को भी उत्खनन अवधि के दौरान लगभग 1300 कारतूस बरामद किए गए और जिसके एक हिस्से को क्यूरेशन के लिए दिया गया था और बाकी को एक संग्रहालय के लिए धन जुटाने के लिए नीलाम किया गया था। द मोयावे डेजर्ट सीक्रेट पूल। दोस्तों, क्या आपने कभी रेगिस्तान में पूल देखा है? अगर नहीं तो आपको मोयावे रेगिस्तान में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कलाकार अल्फ्रेडो बारसुगलिया द्वारा डिजाइन किया गया और सौर ऊर्जा से चलने वाले पानी के फिल्टर के साथ मीठे पानी का पूल सभी लोगों के लिए खोला गया था। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको वेस्ट हॉलीवुड में स्थित मेक सेंटर फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर से GPS निर्देशांक और पूल की एक की प्राप्त करनी होगी। ये पूल निकटतम सड़क से एक लंबी पैदल दूरी पर स्थित है
और इसके लिए कोई पगडंडी या संकेत नहीं मिलते हैं। इसीलिए विजिटर्स को पूरी तरह तैयार होकर आने की आवश्यकता होती है। वैसे इसमें जाने के लिए आपको 4 चाबियों का सेट मिलता है, जिसमें से कोई एक चाबी ही इसकी होती है जिसे आपको ढूंढना होता है और इसके बाहर आना पड़ता है। और दोस्तों, एक समय में यहाँ केवल एक व्यक्ति या छोटे समूह को पूल का उपयोग करने की अनुमति है, और वो भी केवल 24 घंटों के लिए। इजिप्शियन सैंड्स लिबियन ग्लास। हमारी पृथ्वी पर सबसे शुद्ध कांच सहारा डेजर्ट में पाया जा सकता है, जिसे लिबियाई डेजर्ट ग्लास या ग्रेट सैंड सी ग्लास कहते हैं, जो एक इम्पैक्टाइट है और ज्यादातर लेस्टेरियाराइट से बना है। और ये पूर्वी सहारा के क्षेत्रों में पूर्वी लिबिया और पश्चिमी मिस्र के रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तानी कांच के टुकड़े कई वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में पाए जा सकते हैं, और ये क्षेत्र विचित्र रूप से प्राकृतिक कांच का उत्पादन करता है। और 1930 में हुई इस कांच की खोज के बाद से वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों को चकित कर दिया है कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लगभग 26 मिलियन वर्ष पुराना है और इसका रंग अलग अलग है और दिखने में मानव निर्मित बोतल जैसा प्रतीत होता है। और राजा तूतनखामून के मकबरे में उसके गहनों के केंद्र के लिए एक सुंदर पॉलिश किए गए कांच के टुकड़े का उपयोग किया गया था, जो कि पूरी तरह प्राकृतिक था। लेकिन इस तरह का निर्माण प्राकृतिक रूप से होना अविश्वसनीय है। जस्ट सम अपसाइड डाउन कैडिलैक्स। कैडिलैक रेंच अमेरिका के अमरीलो टेक्सास में एक सार्वजनिक कला स्थापना और मूर्ति कला है। इसे 1974 में चिप लॉर्ड हडसन मार्केस और डग मिशेल्स द्वारा बनाया गया था, जो कला समूह एंड फॉर्म का हिस्सा थे, और वो खुद को कैडिलैक फिन्स के विकास के लिए श्रद्धांजलि के रूप में 1974 में बनाया गया एंट फार्म कहते हैं। उन्होंने 1949 क्लब सेडान से 1963 तक 10 कैडिलैक चलाए। ये सभी कैडिलैक्स पश्चिम की ओर एक पंक्ति में थे और वो मिस्र में गीजा के महान पिरामिड के समान कोण पर है। हालांकि ये एक निजी भूमि पर है, लेकिन इन्हें देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और ये लोग इस पर पेंट करके अपनी छाप भी छोड़ सकते हैं। वैसे जब इन्हें यहाँ दफनाया गया था तो ये अपने मूल रूप में चित्रित थी, लेकिन फिर इसे देखने आने वाले लोगों द्वारा खुद की छाप छोड़ी जाने लगी। द अबैंडन्ड डोम्स ऑफ कासा ग्रैंड। एरिज़ोना के रेगिस्तान में बताने के लिए वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन एक बहुत ही अजीब कहानी है जो कासा ग्रैंड के गुंबदों के बारे में है, और इनके पीछे कई खौफनाक सिद्धांत शामिल हैं। इन डोम्स का निर्माण 1970 के दशक के अंत से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक कंप्यूटरों के निर्माण की सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन शायद कभी भी पूरा नहीं हुआ। और ऐसा इनकी कुछ नींव से स्पष्ट होता है कि इन्हें शुरू किया गया था और फिर मोल्डर के लिए छोड़ दिया गया था। इन इमारतों में से एक को उड़न तश्तरी की तरह आकार दिया गया है, और अन्य 3 ऐसे हैं जैसे कि गोले एक साथ जुड़ गए हों और ये विशाल कंक्रीट के कैटरपिलर की तरह दिख रहे हों। स्थानीय लोग इन गुंबदों को कर्मकांडीय जादू टोना और शैतानी पूजा से संबंधित बताते हैं। उनका कहना है कि यहाँ एक भटकते हुए आदमी की आवाजें सुनाई देती हैं, जो रहस्यमय तरीके से गुंबद के अंदर बाहर गूंजती रहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।